हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, तो बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां पे नीट के स्टूडेंट्स को मैं गाइड करता हूं, साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आप तक लाने की कोशिश करता हूं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब तक आप नीट के एग्जाम से नीट्स के जो अपडेट्स आते थे, नोटिफिकेशंस आते थे, उसके लिए आप एनटीए के साइट्स को विजिट करते थे। अब आपको अपनी काउंसलिंग के लिए एनटीए के पास नहीं जाना है, बल्कि इसको मेडिकल काउंसिल कमेटी है वो आपके काउंसलिंग कराती है। या जो वेबसाइट है वो है mcc.nic.in। इस साइट पे आपको रेगुलरली विजिट करना है और बहुत ही जल्द काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल वे में कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले यदि आपको काउंसलिंग के बारे में बताएं तो सबसे पहले आपको एमसीसी की जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म आता है। सारी डिटेल्स भरने के बाद एक तरीके से आपका एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाता है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपको फीस देनी पड़ती है। कुछ रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है काउंसलिंग के लिए वो फीस देनी पड़ती है। फीस दो तरीके से है, एक तो रिफंडेबल फीस होती है और एक नॉन रिफंडेबल फीस होती है। अगर हम लोग रिफंडेबल फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए या अनरिजर्व जो कैटेगरी होती है वो लगभग 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए है, यानी ये हम जो बात कर रहे हैं आज ये ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात कर रहे हैं। यानी ऑल इंडिया कोटा में जैसे आपको पता है कि 15% सीट्स का जो है वो काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होना है और जो 85% सीट है उनका जो काउंसलिंग है वो स्टेट कोटा के थ्रू होना है। इसीलिए अगर हम लोग सबसे पहले बात करें ऑल इंडिया कोटा में, तो ऑल इंडिया कोटा में जो अनरिजर्व सीट्स हैं उन सीट्स की फीस जो है वो 10,000 रुपीज है अप्रॉक्स, और उस 10,000 रुपये जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। वहीं अगर हम लोग ओबीसी या यूं कह लें कि एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उनको फीस जो है वो लगती है लगभग 5,000 रुपये, यानी 5,000 देना पड़ता है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में ये जो देना पड़ता है ये आपको 10,000 देना पड़ता है। वहीं अगर हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो लगभग 20,000 रुपये लेते हैं एज ए रजिस्ट्रेशन फी, और ये सबके लिए एक ही है। मतलब चाहे वो अनरिजर्व में आते हों या रिजर्व कैटेगरी में आते हों, उस सब के लिए फीस जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए वो 20,000 रुपये है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन का काम कर लेते हैं और ये फीस सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपके पास जो स्टेप आता है वो है चॉइस फिलिंग का। यानी आपको अपने कॉलेज का सिलेक्शन करना है और उस अपने मार्क्स के हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ चॉइस फिलिंग में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जितने भी कॉलेजेस मिल रहे हैं, आप सिलेक्टेड कॉलेजेस मत लीजिए, बल्कि वहां पे जितने सारे कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं, आपको लगता है कि उस मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल जाएगा, आप सारे फिल कर दीजिए। यानी वो चॉइस आप कर दीजिए, चॉइस को फिल कर दीजिए। या चॉइस फिलिंग में एक चीज ये समझना जरूरी है कि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए कि आपको अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, 650 है, 640 है या जितने भी हैं, उस पे आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए और सबसे पहले उन कॉलेजेस को डालिए, और उसके बाद अंत तक जो कम प्रेफर वाले कॉलेजेस आपके लिस्ट में आते हैं उनका लिस्ट बनाकर आप उनको रेडी रखिए पहले से ही, जैसे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जाते हैं। इसके बाद जो जैसे चॉइस फिलिंग हो जाती है, उसके बाद आपका जो एक तरीके से मॉक अलॉटमेंट होता है सीट का, और उसके बाद जो प्रोसेस होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है वो चॉइस लॉकिंग का। यानी आपको चॉइस अपना लॉक करना पड़ता है। यदि आप एक बार अपना चॉइस लॉक कर देते हैं और उसके बाद अब उसको अनलॉक नहीं कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स करने के बाद आपके पास आता है जो मेन मसला यहाँ समझने वाली बात है, वो ये है कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 में अगर किसी सीट के लिए, किसी कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया है या आपने चॉइस फिलिंग में दिया है और आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, तो आप वहां पे लीव कर सकते हैं। लेकिन वहीं ऑल इंडिया कोटा का अगर हम राउंड 2 में बात करेंगे, तो अगर आपका कोई कॉलेज मिल जाता है और आपको लगता है कि नहीं हमें कोई दूसरा कॉलेज में जाना चाहिए, तो राउंड 2 में आप लीव नहीं कर सकते। स्टेट कोटा में भी राउंड 1 में आप
जो है वो लीव कर सकते हैं। स्टेट कोटा में जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आप राउंड 1 में जो सिलेक्ट कॉलेज चाह रहे थे वो कॉलेज मिल गया, लेकिन आपको लगता है आपका कॉलेज जो है इससे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, लेकिन तो राउंड 1 में भी आपका चाहे स्टेट कोटा में हो या ऑल इंडिया कोटा में हो, इन दोनों ही जगहों में आप अगर कॉलेज आपको मिल जाता है तो आप उसको लीव करके दूसरे राउंड में जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ बातें आपको समझना ये ज़रूरी है कि जैसे आप राउंड 1 के लिए कॉलेज सेलेक्ट करते हैं और आपका किसी न किसी वजह से नहीं होता है तो राउंड 2 के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता, वही सारी रजिस्ट्रेशन रहती है, सारा चीज़ वही रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको चॉइस जो फिलिंग होती है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप अपने चॉइसेस बदल सकते हैं, यानी ऐड ऑन भी कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं राउंड 2 में। ये सारा स्टेप करने के बाद जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको फिर फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है एडमिशन के लिए। आप कॉलेज जाते हैं और वो सारे वहाँ जाकर के फिजिकल अपीयरेंस होती है आपकी और आप सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं और फिर आप एडमिशन ले लेते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपको एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको रखने चाहिए, जो कि आपको अभी से रेडी रखना है, इस बात पे ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। अब उसमें से आप अगर देखेंगे तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बात तो आपका नीट का एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए। नीट अलॉटमेंट जो लेटर होता है एनटीए द्वारा जो जनरेट किया गया है वो आपके पास होना चाहिए। रैंक लेटर क्या है वो आपके पास हो। 10th 12th मार्कशीट होनी चाहिए। और अभी आज के मतलब जैसे कि आपको पता होगा फेज 2 के रजिस्ट्रेशन में 11th के मार्कशीट को मांगा जा रहा था, 11th के जो रिकॉर्ड को मांगा जा रहा था। तो फॉर द सेफ एंड अगर आपके पास 11th के मार्कशीट नहीं है तो आप अपने जहां से भी आपने स्कूलिंग की है सीनियर सेकेंडरी 11th की मार्कशीट को भी रख लीजिए फॉर द सेफ एंड, क्योंकि वो लोग काउंसलिंग के दौरान आपसे मांग सकते हैं। तो 10th 11th एंड 12th के मार्कशीट्स और जितने भी उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो आप रख लीजिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगभग 8 फोटोग्राफ्स आपको रखने चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स में। इसके अलावा अगर आपका आप ड्रॉपर हैं, 1-2 साल आपने ड्रॉप किया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट जो है वो आपको बनवा लेने चाहिए, वो भी आपको रेडी रखना चाहिए। इसके अलावा SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है या और जो है आधार कार्ड है। और स्टेट कोटा के अंतर्गत में जैसे कि हम डोमिसाइल की बात करते हैं तो आपका डोमिसाइल वहाँ का होना चाहिए, वहाँ यानी वहाँ के जो प्रूफ है रेजिडेंसी प्रूफ वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, किसी OBC EWS या कोई भी अदर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होने चाहिए वो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट या जिस भी कैटेगरी से आप EWS से आते हैं तो EWS के सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए। और एक यहाँ खास बात, और जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स का सबका जैसे ओरिजिनल तो आपके पास है ही, साथ में सबका आप जेरोक्स करके रख लें। जेरोक्स में भी 2 तरीके के जेरोक्स आप करिए। एक को आप सेल्फ अटेस्टेड करके रखिए विदाउट डेट, यानी डेट मत डालिए लेकिन उसमें सेल्फ अटेस्टेड, और एक जो है नॉन अटेस्टेड करके आप एक सेगमेंट रख सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये हार्ड कॉपी के अलावा आपको ये सारे सॉफ्ट कॉपी में भी आप एक फोल्डर बना लें MBBS एडमिशन डॉक्यूमेंट्स के रेस्पेक्ट में। अब उस फोल्डर में आप जो है ये सारी चीज़ें अपलोड करके रखिए या अपडेटेड करके रखिए, क्योंकि आपका लैपटॉप क्रैश हो सकता है, आपका जो है जो भी फ़ोन आपका ख़राब हो सकता है। तो आप इस तरह से एक फ़ोल्डर बना के पेन ड्राइव में या मेल में ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेटेड होने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कभी भी किसी वक्त भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने लैपटॉप पे या फ़ोन पे निर्भर नहीं रहेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया डिटेल में, ये इस तरह से आपको करना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा और हो सकेगा तो मैं उसको आपको वीडियो के माध्यम से और एक्सप्लेन कर सकता हूं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरों तक ज़रूर साझा कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।